एक वक्त था जब जियो सिर्फ एक नाम नहीं, एक डर बन गया था पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। फ्री कॉल, सस्ता डेटा और बस कुछ ही महीनों में आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल जैसे जायंट्स हिल गए थे। और उस वक्त सबको लगा कि ये सिर्फ टेलीकॉम की कहानी है, एक बार हो गया तो हो गया। लेकिन असली सवाल ये था कि क्या ये तरीका सिर्फ टेलीकॉम तक ही लिमिटेड रहेगा या कोई और इंडस्ट्री भी इसी तरह हिल सकती है। और इसका जवाब मिला कुछ साल बाद, लेकिन इस बार टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद डिज्नी हॉटस्टार था। दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी, जिसके पास मार्वल्स भी था, स्टार वॉर्स भी और इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क स्टार भी। लेकिन फिर भी ये कंपनी अपने ही बाजार में कंट्रोल खो बैठी। June to September, the quarter, the company lost nearly 2.8 million subscribers for Disney Plus Hotstar. तो सवाल वही था कि इतना कुछ होने के बाद भी डिज्नी हारी कैसे। और सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि अंबानी ने क्या क्या किया, बल्कि ये भी देखेंगे कि डिज्नी ने कहाँ क्या गलती की, कौन से डिसीजंस उन्हें ले डूबे और कैसे एक टेलीकॉम कंपनी ने उन गलतियों का फायदा उठाकर पूरा गेम पलट दिया। क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ हार जीत की नहीं है, ये स्टोरी है ओवर कॉन्फिडेंस की और एक ऐसी गलतफहमी की जो कभी भी किसी भी बड़े ब्रांड को धोखा दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी ऐसी और इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज देखने के लिए चैनल को एक बार विजिट करना और वापस कमेंट में आके बताना कि आपको बिजनेस केस स्टडीज कैसी लगी। डिज्नी का इंडिया के साथ रिश्ता बहुत पुराना है। 1993 में मोदी एंटरप्राइजेज के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाकर डिज्नी ने इंडिया में कदम रखा था। लेकिन ये पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चली और 2003 तक ही खत्म हो गई। और इसके बाद डिज्नी ने समझा कि अगर इंडिया में रहना है तो अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी पड़ेगी। और 2004 में डिज्नी ने बिल्कुल यही किया। शुरुआत में हंगामा टीवी जैसे चैनल्स को अक्वायर करके डिज्नी ने बच्चों के एंटरटेनमेंट सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाई और 2012 तक यूटीवी को भी पूरी तरह अपने अंडर में ले लिया। यूटीवी के पास रंग दे बसंती और जोधा अकबर जैसी फिल्में थी, लेकिन डिज्नी की अपनी खुद की प्रोडक्शन जैसे मोहनजोदारो और फितूर बहुत ही बड़ी फ्लॉप निकली। इतनी बुरी कि 2016 में उन्हें अपना प्रोडक्शन बिजनेस ही बंद करना पड़ा। ये एक छोटा साइन नहीं था, लेकिन शायद उस वक्त किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ग्लोबल फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता, खासकर इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स मार्केट में। और असली गेम बदलने वाला मूवमेंट आया 2019 में, जब डिज्नी ने 21 सेंचुरी फॉक्स को खरीदा। और इसके साथ ही इंडिया का स्टार नेटवर्क भी डिज्नी के साथ ही आ गया, जिसके पास 70 से ज्यादा चैनल थे और एक नया सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम था हॉटस्टार। और यही हॉटस्टार आगे चलकर डिज्नी की पूरी इंडिया स्ट्रेटेजी का सेंटर बना। इसकी स्ट्रेंथ थी फ्रीमियम मॉडल, यानी कुछ कंटेंट फ्री मिलता था एड्स के साथ और कुछ प्रीमियम कंटेंट के लिए पैसा देना पड़ता था। और इसी वजह से एक बड़ी और मिक्स्ड ऑडियंस तक पहुंच पा रहा था। और सबसे बड़ा वेपन था आईपीएल, जिसके राइट्स स्टार्स ने 2017 में एक बहुत बड़ा अमाउंट देकर खरीदे थे। फिर आया 2020 का लॉकडाउन। डिज्नी हॉटस्टार ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और बाहर से देखने में ऐसा लगने लगा कि कोई भी इस एम्पायर को हिला नहीं सकता। लेकिन बिजनेस में सबसे खतरनाक फीलिंग वही होती है जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम अनबीटेबल हो। अब जरा एक पल के लिए अंबानी की स्ट्रेटजी को साइड रखते हैं और डिज्नी की तरफ देखते हैं। और सच ये है कि सिर्फ अंबानी की जीत की कहानी नहीं है, ये डिज्नी की खुद की गलतियों की भी कहानी है। और वो गलतियां इतनी गहरी थी कि उन्होंने अंदर ही अंदर कंपनी को खोखला कर दिया। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती थी सब्सक्रिप्शन मॉडल पर अंधा भरोसा करना, और वो भी एक ऐसे देश में जहाँ ऑडियंस का मिजाज ही कुछ और था। इंडियन व्यूअर्स दशकों से फ्री टीवी देखते आ रहे थे और उनके लिए एंटरटेनमेंट का मतलब भी था बिना पैसा दिए मजा लेना। और डिज्नी ने इस बेसिक रियलिटी को इग्नोर करके मान लिया कि प्रीमियम कंटेंट के नाम पर लोग महीने महीने पैसा देते रहेंगे। ये एक ऐसी गलतफहमी थी जो शुरू में तो बहुत छोटी लगी, लेकिन आगे चलकर डिज्नी को बहुत महंगी पड़ी। दूसरी गलती थी लोकल ऑडियंस की नब्ज न पकड़ पाना। डिज्नी एक ग्लोबल जायंट था और उसकी पूरी स्ट्रेटेजी ज्यादातर वही इंटरनेशनल फॉर्मूला फॉलो करती थी जो हॉलीवुड या दूसरे कंट्रीज में सक्सेसफुल रहा था। लेकिन इंडिया एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की ऑडियंस, उनका बिहेवियर, उनकी पसंद, सब कुछ अलग है। और इसी वजह से डिज्नी की अपनी लोकल प्रोडक्शन भी फ्लॉप होती रही। और ये सिर्फ एक सिम्टम्स था एक बड़ी प्रॉब्लम का, कि कंपनी इंडियन व्यूवर्स की बदलती आदतों को टाइम पर समझ ही नहीं पा रही थी। और जब तक डिज्नी को एहसास हुआ कि फ्यूचर फ्री कंटेंट का है, ना कि सब्सक्रिप्शन का, तब तक मार्केट का रूप बिल्कुल बदल चुका था। अब तीसरी गलती, और शायद सबसे खतरनाक भी, वो थी कंप्लेसेंसी। अपनी सफलता को इतना फाइनल मान लेना कि पीछे क्या आ रहा है वो दिखना ही बंद हो जाए। कोविड के बाद जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ग्रोथ अचानक एक्सप्लोड हुई, तब कंपनी ने इस मोमेंटम को हमेशा के लिए मान लिया। किसी को एक ख्याल ही नहीं आया कि एक टेलीकॉम कंपनी जो कल तक सिर्फ मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट डाटाबेस रही थी, कल को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उठकर सीधा उनके सामने खड़ी हो जाएगी। और एक चौथी गलती भी थी जो शायद बहुत ही कम लोगों ने नोटिस की, लेकिन उसका असर सबसे गहरा था। ये थी अपने ही इनसाइडर को आसानी से जाने देना। उदय शंकर, जो कभी स्टार इंडिया के सीईओ थे और डिज्नी एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, 2020 के एंड में डिज्नी से अलग हो गए। ये वो इंसान था जो स्टार की हर स्ट्रेंथ, हर वीकनेस और हर स्ट्रेटेजी को अंदर से जानता था। और डिज्नी ने इस एग्जिट को सिर्फ एक नॉर्मल लीडरशिप चेंज की तरह ट्रीट किया, जैसे कुछ बड़ा हुआ ही ना हो। लेकिन आने वाले समय ने दिखाया कि यह डिसीजन पूरी इंडस्ट्री का बैलेंस हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब उदय शंकर ने डिज्नी छोड़ा तब किसी को नॉर्मल मूव नहीं लग रहा था, लेकिन उसके अगले कदम ने साबित कर दिया कि नॉर्मल एग्जिट था ही नहीं।
उन्होंने जेम्स मुंडोज के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई और इस कंपनी ने रिलायंस बैक्ड वियाकॉम 18 में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं था, ये एक इनसाइडर की पूरी प्लेबुक थी जब ट्रांसफर होकर अंबानी के इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। वो इंसान जो स्टार की क्रिकेट स्ट्रेटजी को अंदर से जानता था और वो समझता था कि रीजनल रीच कैसे बनाई जाती है और ऑडियंस किस चीज पर रिएक्ट करती है, वही इंसान अब रिलायंस की तरफ से मैदान में उतर चुका था। इसके बाद है वो साल जिसने पूरी गेम का रुख बदल दिया, 2022। और इसी साल आईपीएल के मीडिया राइट्स की ऑक्शन हुई और ऐसा पहली बार हुआ कि डिजिटल राइट्स की वैल्यू टीवी राइट्स से भी ज्यादा निकल गई। ये सिर्फ नंबर्स का फर्क नहीं बल्कि एक सिग्नल था कि लोग अब क्रिकेट टीवी पर नहीं बल्कि मोबाइल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। और इसी ऑक्शन में रिलायंस बैक्ड वियाकॉम 18 ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स अपने नाम कर लिए। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ नहीं था, असली ट्विस्ट था उसके बाद लिया गया डिसीजन। रिलायंस ने पूरा आईपीएल सीजन जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री स्ट्रीम करने का फैसला लिया। सोचो, जहां डिज्नी इस कंटेंट की तरफ ने सब्सक्रिप्शन बेचने की कोशिश कर रहा था, वहां रिलायंस ने वो सबसे बड़ी दीवार ही गिरा दी जो लोगों को पेड प्लेटफॉर्म लेने को रोकती थी। और जब किसी चीज के लिए पैसा देना ही ना पड़े तो ऑडियंस के लिए फैसला लेना आसान हो जाता है और ये समझना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि धीरे धीरे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन गिरने शुरू हो गए और ये गिरावट सिर्फ शुरुआत थी। रिलायंस का अगला मूव भी उतना ही कैलकुलेटेड था। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट तक ही खुद को लिमिट नहीं रखा बल्कि एचबीओ का कंटेंट भी अपने प्लेटफॉर्म पर ले आए, जिसमें हाउस ऑफ द ड्रैगन और सक्सेशन जैसे ग्लोबली पॉपुलर शोज शामिल थे। इसके साथ ही एनबीसी यूनिवर्सल के साथ एक पार्टनरशिप भी की, जिसकी वजह से फ्रेंड्स जैसी हिट शोज भी अब जियो सिनेमा की लाइब्रेरी का हिस्सा बन गई। अब सोचने वाली बात यह है कि जियो सिनेमा के पास एक साथ क्रिकेट भी था और प्रीमियम इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट भी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो इंडिया में पहले किसी सिंगल प्लेटफॉर्म के पास नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रिलायंस को बाकी सबसे अलग बनाती थी वो था उनका पेशेंस। उन्हें तुरंत प्रॉफिट कमाने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उनका टेलीकॉम बिजनेस पहले से ही मजबूत था कि वो मीडिया बिजनेस के लॉसेस को सालों तक अब्सॉर्ब कर सकते थे। ये एक ऐसा एडवांटेज था जो डिज्नी के पास कभी मौजूद था ही नहीं, क्योंकि उनके लिए हर डिसीजन सीधा फाइनेंशियल इंपैक्ट से जुड़ा हुआ था। और धीरे धीरे मार्केट में सबको समझ आने लगा था कि ये बैटल सिर्फ अच्छे कंटेंट की नहीं थी, ये बैटल बन चुकी थी पूरे इकोसिस्टम की, कि जहाँ टेलीकॉम, रिटेल और एंटरटेनमेंट सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। और इस मैदान में रिलायंस बहुत पीछे नहीं बल्कि बहुत आगे निकल चुका था। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने इस कहानी का फाइनल चैप्टर लिखा, और अगर देखा जाए तो यही वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा समझाता है। जैसे जैसे डिज्नी के सब्सक्रिप्शन कम होते गए वैसे वैसे उनके लिए इंडिया में अकेले ऑपरेट करना मुश्किल होता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिज्नी इंडिया मार्केट से पूरी तरह एग्जिट करने का ऑप्शन कंसिडर कर रहा था और खुद कंपनी की लीडरशिप ने पब्लिकली माना कि वो इंडिया में नए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। जरा सोचो, जो कंपनी कभी इंडिया के ओटीटी मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग थी, आज वो अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हो चुकी थी। आखिर में हुआ जिसका सबको इंतजार था, रिलायंस और डिज्नी के बीच एक मेगा मर्जर। इस डील की टोटल वैल्यू लगभग 70,352 करोड़ यानी 8.5 बिलियन डॉलर तक पहुंची, जो अपने आप में इंडिया के मीडिया इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। ओनरशिप स्प्लिट भी काफी कुछ कह रहा था। रिलायंस और वियाकॉम 18 के पास मिलाकर 63.16% स्टेक गया, जबकि डिज्नी के पास सिर्फ 36.84 हिस्सा रह गया। इसका मतलब सिंपल सा है कि डिज्नी ने अपना इंडिया बिजनेस पूरा नहीं बेचा बल्कि एक जॉइंट वेंचर का माइनॉरिटी पार्टनर बन गया, जहां अब पूरा कंट्रोल रिलायंस के हाथ में है। इसके पहले जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार अकेला ऑपरेट कर रहा था, इसके लॉसेस करोड़्स में चल रहे थे क्योंकि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू उतना नहीं था कि कंटेंट और आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स राइट्स का भारी खर्चा कवर हो सके। और याद रहे, ये वही आईपीएल डिजिटल राइट्स थे जिसके लिए रिलायंस ने 23,758 करोड़ खर्च किए। दूसरी तरफ रिलायंस अपने टेलीकॉम बिजनेस के प्रॉफिट से मीडिया के सालों के लॉसेस को क्रॉस सब्सिडाइज कर सकता था, एक लग्जरी जो डिज्नी के पास कभी थी ही नहीं। अब मर्जर के बाद दोनों प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया, जियो हॉटस्टार, जिसने लॉन्च होते ही 3 लाख से ज्यादा घंटों का कंटेंट और करोड़ यूजर्स इकट्ठे कर लिए। आज इस नए प्लेटफॉर्म के पास 450 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और इसका स्ट्रीमिंग मार्केट शेयर 85% के आसपास पहुंच चुका है, जो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे प्लेयर्स को काफी पीछे छोड़ देता है। प्राइसिंग भी इस तरह डिजाइन की गई है कि सब्सक्रिप्शन सिर्फ 79 रुपीज पर मंथ जितनी कम कीमत से भी शुरू हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना ज्यादा सोचे जुड़ सके। ये पूरी फाइनेंशियल पिक्चर यही दिखाती है कि कंटेंट होना और व्यूवर्स होना काफी नहीं होता। अगर बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी कंपनी भी अपना कंट्रोल खो सकती है, और यही डिज्नी के साथ हुआ। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ बड़ा ब्रांड होना या फिर सबसे ज्यादा कंटेंट होना सक्सेस गारंटी नहीं करता। डिज्नी के पास सब कुछ था और उन्होंने अपनी मार्केट को कभी पूरी तरीके से समझा ही नहीं और अपनी पोजीशन को इतना सिक्योर मान लिया कि कंपटीटर्स की तैयारी दिखाई ही नहीं दी। और अंबानी ने इसी गैप का फायदा उठाया पेशेंस से, सही लोगों को जोड़कर और शॉर्ट टर्म लॉस उठाकर लॉन्ग टर्म गेम खेला। आपको क्या लगता है कि डिज्नी ये गलती अवॉइड कर सकता था? कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगली केस स्टडी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।